स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। टॉपिक हमारा चल रहा था, हम लोग BSc पार्ट 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और जो पेपर हमने स्टार्ट किया है वो 2018 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पेपर है। तो हम सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी में हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज यूनिट फोर्थ के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन, आप लोगों के पास पेपर होगा तो उसमें देख भी सकते हो। तो 2018 में सेक्शन बी में जो फर्स्ट शॉर्ट नोट आपको पूछा गया वो था, वृषण एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, समझाइए। टेस्टिस is a endocrine gland, explain। तो हमें बेसिकली वृषण या टेस्टिस के बारे में पढ़ना है और हमें ये लिखना है आंसर में कि वृषण एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो उसके कौन से हार्मोन हैं, वो हार्मोन क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ये हमारे आंसर में मेंशन होना चाहिए। ओके, तो डिस्कस करते हैं टेस्टिस की। तो जब भी हम वृषण के बारे में पढ़ते हैं तो जो माइंड में पहली बात आती है वो ये आती है कि टेस्टिस इज ए मेल गोनेड, यानी वृषण जो है वो नर जनद है। ये एक बात हमारे दिमाग में आती है। सो द टेस्टिस इज मेल गोनेड, वो नर जनद है। अब क्या अर्थ है यहां पर? तो टेस्टिस के 2 काम हैं। पहला, उसका प्राथमिक या मुख्य कार्य होना चाहिए। दूसरा, उसका सेकेंडरी कार्य होना चाहिए। तो जो वृषण है वो मुख्य नर जनन अंग है, मतलब टेस्टिस का प्राथमिक कार्य नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण का है। वो गैमिट, स्पर्म, उनका निर्माण करता है और वो शुक्राणु नर युग्मक का निर्माण करता है, इसलिए वृषण मुख्य नर जनन अंग है। दूसरा, टेस्टिस एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करता है, लेकिन ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। वो कुछ हार्मोन बनाता है, उन हार्मोनों के क्या काम है वो डिस्कस अभी करेंगे। तो यहां पर टेस्टिस ने ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म किया, वर्क एज ए ऑर्गन एंड वर्क एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो दोहरा काम कर रहा है, इसलिए हमने सम्मिलित रूप से वृषण को मेल गोनेड, नर जनद नाम दिया है। वो ग्लैंड का काम भी कर रहा है, वो ऑर्गन का काम भी कर रहा है। तो अगर हम वृषण की संरचना को देखें तो वृषण की संरचना में कई इकाई संरचनाएं या कुछ संरचनात्मक कार्यात्मक इकाइयां दिखाई देती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनीफेरस
टिब्यूल कहा जाता है। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये वृषण की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। ओके, अगर हम वृषण का अनुप्रस्थ काट टीएस देखते हैं तो वहां पर हमें 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। बोर्ड पर मैंने उन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखे हैं। ओके, जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है जो मैंने ए पर लिखी है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, हिंदी में इसे हम आदि जनन कोशिकाएं कहेंगे। ये पहले प्रकार की कोशिका है। ओके, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर सेमिनिफेरस टिब्यूल में है। ओके, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में भाग लेती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ये शुक्राणु बनाएगी। यहां तक ठीक। नंबर 2, दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का नाम सर्टोली सेल्स, इन्हें नर्स कोशिकाएं, सपोर्टिंग सेल इन नामों से भी जाना जाता है। क्या काम करती है? 2-3 काम है, अलग से मैं डिस्कस करूंगा। और सर्टोली कोशिकाएं भी शुक्र जनन नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल के भीतर ही उपस्थित रहती हैं। ओके, तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका नाम है लेडिंग सेल्स। ये कोशिकाएं हैं तो वृषण के भीतर, लेकिन ये शुक्र जनक नलिकाओं के बाहर हैं, एंड दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल। लेडिंग कोशिकाओं को हिंदी में अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इनका काम भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो एक वृषण के अनुप्रस्थ काट के बारे में बताया आपको। वहां 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, आपको तीनों के नाम याद हो गए। अब काम डिस्कस करना है, और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो हमें केवल वृषण के वही कार्य डिस्कस करने हैं जो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। बात ठीक? तो पहले मैं डिस्कस करूंगा सर्टोली कोशिकाओं के कार्य के बारे में। तो पहले हमारा डिस्कशन रहेगा सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं। तो हमने डिस्कस किया सर्टोली कोशिकाओं के 2 और नाम हैं, नर्स कोशिकाएं और सपोर्टिंग सेल। ओके, क्या काम करेगी समझना। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? पहला काम कि सर्टोली कोशिकाओं ने ये 2 हार्मोन बनाए हैं, तो हमें तो हार्मोन ही डिस्कस करने हैं। पहला हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं ने बनाया उसे नाम दिया गया इनहिबिन। बात नाम याद रहेगा। इनहिबिन क्या करेगा? थोड़ा सा मैंने यहां पर एक आरेख बनाया है। हाइपोथैलेमस किशोर अवस्था में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण करता है, रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हो। वो पहुंचा पीयूष ग्रंथि में। तो ये तो है यहां पर हाइपोथैलेमस, हार्मोन आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड इस GnRH की उपस्थिति में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती है। ये हार्मोन 2 प्रकार के हैं। पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो FSH है ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हुआ, वृषण में आया और इसने अपना काम किया इन कोशिकाओं पर, और इन कोशिकाओं ने शुरू कर दिया शुक्र जनन, शुक्राणुओं का निर्माण। अब सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ये हार्मोन जब भी बनेगा इनहिबिन, ये क्या करेगा, शुक्र जनन की क्रिया पे नेगेटिव रेगुलेशन करेगा, ऋणात्मक नियमन का काम करेगा। इसका मतलब वृषण में शुक्र जनन की क्रिया हो रही है, FSH की उपस्थिति में, और जब भी सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन हार्मोन बनाएगी तो वृषण में शुक्र जनन की क्रिया स्टॉप हो जाएगी, पॉज, कुछ समय के लिए रुक जाएगी। तो सर्टोली कोशिकाओं का ये पहला हार्मोन हो गया, नाम याद हो गया इनहिबिन, ऋणात्मक नियमन करेगा ये हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया पर। नंबर 2, सर्टोली कोशिकाएं एक और हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो थोड़ा इसका काम डिस्कस करें। चलो बात करते हैं भ्रूण अवस्था की, कि जब माता के गर्भाशय में परिवर्तनशील भ्रूण है तो उस भ्रूण में 2 प्रकार की नलिकाएं उपस्थित हैं। एक का नाम है मुलेरियन डक्ट, दूसरे का नाम है वॉल्फियन डक्ट। नाम याद हो गए। तो जो मुलेरियन डक्ट हैं वो परिवर्धन में अगले चरण में जाकर बना देगी अंडवाहिनी, ओविडक्ट, और जो वॉल्फियन डक्ट हैं वो आगे जाकर शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। तो अभी तक भ्रूण में जो मैं बात कर रहा हूं कि भ्रूण में अभी तक मुलेरियन डक्ट भी है, वॉल्फियन डक्ट भी है, दोनों हैं। अब जो भ्रूण था वो नर भ्रूण है, उसमें वृषण आ गए, वृषण बन गए। तो वृषण की सर्टोली कोशिकाएं अब क्या करेगी, एंटी मुलेरियन हार्मोन का निर्माण करेगी। अब एंटी मुलेरियन क्या करेगा, क्योंकि जो भ्रूण है वो तो नर है, मतलब उसे अंडवाहिनी को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अंडवाहिनी बननी थी मुलेरियन नलिका से, मुलेरियन डक्ट से। तो सर्टोली कोशिका का यह हार्मोन भ्रूण अवस्था में स्त्रावित हुआ और इसने क्या किया, मुलेरियन नलिका को विकसित होने से रोक लिया, मतलब अब अंडवाहिनी का निर्माण नहीं होगा। तो ये दूसरा हार्मोन था एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये भी सर्टोली कोशिकाएं बनाएगी। क्या काम है इसका वो डिस्कस किया। अब बात करते हैं लेडिंग सेल की। दूसरा जो पीयूष ग्रंथि का जनद प्रेरक हार्मोन है वो है LH। LH काम करता है लेडिंग कोशिकाओं पर, यानी इन कोशिकाओं पर, और ये कोशिकाएं LH की उपस्थिति में हार्मोन बनाती है टेस्टोस्टेरोन। इसे नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन तीसरा हार्मोन हो गया टेस्टिस का, ये मुख्य नर लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन कहा जाता है इसे। तो टेस्टोस्टेरोन कई सारे काम करेगा, जैसे शुक्राणुओं का परिपक्वन होना, स्पर्म मैच्योर हो जाए। नंबर 2, पुरुष है उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर में जटिलता या पेशीयता, मस्कुलरिटी बढ़ना शरीर के अंदर। इस तरह के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो पुरुष को मादा से अलग करते हैं बाहरी आकारिकी के आधार पर, ऐसे परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। अब ये हार्मोन स्टीरॉइड है,
हाईली एनर्जेटिक है और किशोर अवस्था में ये बनेगा एलएच की प्रेरणा से, तो शरीर में एनर्जी रहेगी, ऊर्जावान रहेगा। तो ये सब परिवर्तन इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होंगे। तो आज हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन को, जो सेक्शन बी में यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन था, वृषण एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्पष्ट कीजिए। तो इतनी जानकारी जो मैंने बताई वो आपको अपने आंसर शीट में राइट डाउन करनी है, लिखनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो सेक्शन बी में चौथी यूनिट का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो था एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या पूछा गया है आपको कि एड्रीनल ग्रंथि जो है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसके दो पार्ट हैं, दो भागों में बटी हुई है। एक को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाली वल्कूट हो गई, अंदर वाली मेड्यूला हो गई, मध्यांश। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य पूछे गए। बिल्कुल सिंपल। तो नंबर 1, एड्रीनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, अगर हम उसको देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। तो अगर हम उसके कॉर्टेक्स वाले भाग को देखें तो वहां हमें 3 डिफरेंट टाइप की लेयर्स दिखती हैं कॉर्टेक्स में। नाम दिए गए हमने इनके, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलेरिस। 3 नाम हो गए, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलेरिस। 3 नाम हो गए, 3 परतें हैं। तीनों की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाती है। अब पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH पीयूष ग्रंथि से बना और ये ACTH एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर पूरा कंट्रोल करता है, मेड्यूला पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ACTH हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो वल्कूट पे पूरा नियंत्रण ACTH का है। अब इन तीनों परतों के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनेंगे, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा, जोना फैसिक्यूलेटा के द्वारा और जोना रेटिक्यूलेरिस के द्वारा। क्या क्या बनेगा कि 3 प्रकार के हार्मोन हैं। पहले को हमने नाम दिया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये एक हार्मोन नहीं है, ये हार्मोनों का ग्रुप है। और इस ग्रुप के जो हार्मोन है, नाम क्या काम में लिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इस ग्रुप के जो हार्मोन हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के, इनका काम मिनरल को बैलेंस करना, सॉल्ट को बैलेंस करना। शरीर में सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इनको बैलेंस करके रखना, इनका संतुलन बनाए रखना, ये काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के हार्मोनों का है। ओके, इस ग्रुप का जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो फर्स्ट हार्मोन आएगा वो है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और ये ग्रुप है। इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आपके एल्डोस्टेरोन है, जो क्या करता है, नेफ्रॉन की DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका पर जाएगा और वहां पर सोडियम आयन के पुनरावशोषण की क्रिया पर नियंत्रण करेगा। बात ठीक। तो पहला हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, उसमें एक हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में है
जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। दूसरा जो हार्मोनों का ग्रुप है उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये भी ग्रुप है। इस ग्रुप में भी जो सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और मुख्य रूप से ये हार्मोन हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तीसरा जो ग्रुप है हार्मोनों का वो है सेक्स स्टीरॉइड। लिंग हार्मोन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इस तरह के हार्मोन आते हैं। तो ACTH का पूरा कंट्रोल है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। 3 लेयर आपको बता दी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलरिस, तीनों परतें हो गई। 3 प्रकार के हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन काम क्या करते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम आपको बताया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम आपको बताया। अब सेक्स स्टीरॉइड। सेक्स स्टीरॉइड का काम है बैलेंस करना कि मेल है तो उसमें केवल टेस्टोस्टेरोन बने, एस्ट्रोजन नहीं बने। फीमेल है तो उसमें एस्ट्रोजन बने, टेस्टोस्टेरोन ना बने। तो जिस लिंग में जो हार्मोन चाहिए उसी का निर्माण हो, दूसरे वाले का ना हो, ये बैलेंस करना, ये काम सेक्स स्टीरॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिक्यूलरिस से बनते हैं उनका काम है। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, थॉमस एडिसन ने सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड, उनके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में अध्ययन किया था। इसलिए जो एडिसन ने ये स्टडी की उससे उसने पता लगाया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं ये जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। इसलिए इनको लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से सर्जरी के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग को काटकर अलग कर दे तो व्यक्ति की इमीडिएट डेथ हो जाएगी, क्योंकि उस समय ये लाइफ एसेंशियल जीवन रक्षक हार्मोन होंगे नहीं, उसकी अनुपस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2018 के यूनिवर्सिटी के पेपर के सेक्शन बी के यूनिट नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आपको समझ में आ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं अगले जो यूनिट 5 के 2 क्वेश्चन हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।